वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बच्चे मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या बताती है। इसकी स्टडी से हमें पता लगता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। यही इलेक्ट्रिसिटी जब आगे कोई केमिकल रिएक्शन करे तो उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके यूजेस एवरीथिंग बताया था। ये गैल्वेनिक सेल की फंक्शनिंग बताई थी कैसे होती है, फिर कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एवरीथिंग मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। फिर हम अगर इंडिविजुअली एक का निकालने की उनका पोटेंशियल कैसे वो निकाला था, आज उसके बेसिस पे ये एक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है मैग्नीशियम का। बच्चे देखो, मैग्नीशियम हमें पता है इजिली लूज करना चाहता होता है अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये हमेशा एनोड की तरफ होगा क्योंकि एनोड वाले जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे बिहेव करेगा, अपना नेचर शो करेगा कि मैं रिड्यूस करके ज्यादा राजी हूँ, तो ये कैथोड साइड पे होगा बच्चा। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हमने ई सेल नोड निकालना होता है तो ये हम कैसे निकालते होते हैं, ये कैथोड साइड का माइनस एनोड साइड का। ठीक है बच्चा, कैथोड साइड पे हमारा H पड़ा है और हमने ये कहा था कि हम H का जो पोटेंशियल मानते हैं वो कितना मानते हैं बच्चे, 0। तो ये 0 हो गया बच्चे। यहाँ पे मैग्नीशियम का हम कह रहे हैं कुछ हैगा यहाँ पे पोटेंशियल, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगी बच्चे। अब ई सेल हमारे किसके बराबर हो गया बच्चे, ई सेल हो जाएगा 0 को जब हम हटा देंगे माइनस ई नॉट एनॉट। मतलब कि यहाँ पे हमारा ई सेल जो होगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो माइनस में होगा। नेगेटिव जो यहाँ पे शो कर रहा है, नेगेटिव का मतलब ये है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके ज्यादा राजी है। समझ आई बच्चे बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा, कहते क्या हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं। बच्चे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिंक जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है। रिएक्टिव नेचर का बेसिकली हमने अभी पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो जिंक है वो अपने आयंस लूज करता है, ये ऑक्सीडाइज होकर ज्यादा राजी है, वही जो कॉपर है वो रिड्यूस होकर राजी है। तो इनके बीच में जो रिएक्शन होते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से और बड़ी कंपैटिबली होती है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के कारण अगर हम उसमें स्टोर करेंगे तो ये क्या करेगा, जिंक जो है वो कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट कर देगा और वो क्लोराइड हो जाएगा बच्चे, मतलब वो खराब हो जाएगा। फिर फाइनली 2.3 क्वेश्चन में इन्होंने कहा, कहते हैं आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल का एक टेबल बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। कहते हैं आप कोई ऐसी 3 सब्सटेंसेस देख के बताओ जो जो हमारे पास फेरस आयन है उन्हें ऑक्सीडाइज कर दे। बेसिकली बच्चे क्या है, हमारे पास जो आयरन है यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो मतलब उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, मतलब फेरी अगर वो अपने को रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे जो आयंस है मतलब वो अपने आप को रिड्यूस करे, मतलब इससे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी ज्यादा पॉजिटिव में जाएगा वही इसको ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा बच्चा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सारी प्लस वैल्यू ली है जिनकी वैल्यू प्लस में है, तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने कह दिया ये वाले जो आयंस हैं, ये वाले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिड्यूस करके राजी हैं, उनको हम यूज में लेके आएंगे। अब नर्स इक्वेशन क्या है, हमें पता है हम एक इक्वेशन को इस वे में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने ई सेल निकालना है तो इनिशियली प्योर स्टेट में जो पोटेंशियल है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का माइनस आर टी, आर कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, एफ हमारे पास फ्राइडे है और एल एन क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है, ये इक्वेशन, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनको इस तरीके से लिख के उनके आगे जो यहाँ पे उनके कॉफिशिएंट होते हैं ये इनकी पावर हो जाती है, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल सिर्फ एक साइड का जो हमारे रिएक्शन हो रही है उसका पोटेंशियल देखना चाहा कि वो कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चे अगर हम उसको निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे ई नोट भी इसका ही निकलेगा और यहाँ पे ऊपरली साइड हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है एम उसको ऊपर लिख दिया और नीचे जो हमारे पास आइन है उनको नीचे लिख दिया। बच्चे जो चीज सॉलिड होती है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा हम 1 लेते हैं, तो ऊपर वाला जो एम है उसको हम 1 कंसीडर करेंगे और नीचे हम आइंस ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। इसी चीज को यूज करते हुए इन्हें कॉपर आइंस और जिंक आइंस की भी इंडिविजुअल वैल्यूज निकालिए, बाकी सारा देखो सेम ही आ गया। और यहाँ पे देखो एन की जगह 2 लिखा है। बेसिकली क्या है बच्चे, जब रिएक्शन हो रही है इन दोनों की रिएक्शन में जिंक से 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकले, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जाके कॉपर के साथ लग रहे हैं।
वही तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन नंबर जो है हम 2 लिखेंगे। समझ आई बच्चे बात? आप ये नहीं कहोगे मैम ये 2 है ये भी 2 है, ये बच्चे सेम है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 वैल्यू दी है। अब अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सेल होता है वो कैथोड माइनस एनोड होता है, तो यहाँ पे कैथोड की वैल्यू एनोड की वैल्यू, इनको जब आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब कई बार मैं आपको कहूंगी कि मैम ये कई बार तो न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल आ सकता है, नॉट अ बिग डील। उसमें क्या है कि आप इस साइड पे इनका एलसीएम लोगे, ये CuO2 पॉजिटिव जिंक पॉजिटिव, और वो प्रॉपरली आपने सॉल्व करके देखना होगा, फिर आपका आंसर आएगा, एट द एंड आपका आंसर बच्चे आएगा ये। अब कहते हैं ये पता लगा कि जो ई सेल है वो किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड है, यहाँ पे जो आइंस प्रेजेंट है कॉपर और जिंक के, मतलब कि जैसे ही मेरी कंसेंट्रेशन इनकी इंक्रीज होती है कॉपर की जितनी, मतलब हमें पता है ना, यहाँ पे 2 बिकर्स होते हैं, इस साइड पे जो जिंक की इलेक्ट्रोइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ से जो जितने ज्यादा जिंक यहाँ पे अपने आप को ऑक्सीडाइज करते जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे, उतना ही कॉपर वाली जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो गेन करती जाएगी। वही चीज बच्चे एंड में या इन्होंने इस पैराग्राफ में मेंशन की है, ये वाले वर्ड्स। समझ आई बच्चे बात? नेक्स्ट, फिर इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा, कहते रिप्रेजेंट द सेल विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कहते हैं यहाँ पे हमें देख के पता लग रहा है मैग्नीशियम अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो हमारे पास सिल्वर है वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे हमें ई नॉट भी दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू हम भर देंगे, आर की वैल्यू। अब देखो एल को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 के साथ जो ऊपर वाली सारी वैल्यू है, ये वाली जो एफ आर टी और एफ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ओवरऑल आपका आंसर ये आ जाता होता है बच्चा। तो देखो हमारे पास ई नोट की वैल्यू दी है, हमने भर दी, इन सारे को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 0.59 होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये भी हमारी पता लगती। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव हो रहे हैं हमें देख के पता लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किए हैं तो सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। अब लोग हमारे पास जो mg है यहाँ पे दिया हुआ है, उनकी कंसेंट्रेशन कितनी कितनी है, यहाँ पे जो mg है जो अपने आपको पहले ऑक्सीडाइज करता है, जो बच्चे ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले को नीचे जो होता है हमारे वो रिड्यूस वाला लिखा जाता है, तो उसकी कंसेंट्रेशन ऊपर लिख दी, रिड्यूस वाले की नीचे। अब मैं आपको होगी कि मैम फिर यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, बच्चे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो सिल्वर है वो 2 लिए हुए हैं, और मैंने कहा था कि आगे जो कोफिशिएंट होता है वो इनकी पावर बन जाती है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे इस पूरी इक्वेशन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो तो आपको सारी वैल्यूज पता लग जाएंगी, बट किसी की पावर क्या लेनी है वो मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैग्नीशियम की 1 है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे कितना लिया, ओनली 1, बट यहाँ पे जो सिल्वर है वो 2 लिए हैं, तो उसकी पावर 2 करके फिर सॉल्व करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। क्लियर? फिर आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जब मेरी ये रिएक्शन हो रही है, हम कह रहे हैं जिंक जो है, जिंक आइंस की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, कॉपर आइंस की कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, उसी अकॉर्डिंग जो वोल्ट मीटर है वहां पे वोल्टेज भी कम होता जा रहा है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे इन दोनों की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी 0 आ जाएगी, उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि हमारा जो ओवरऑल पोटेंशियल है सेल का वो 0 हो चुका है, तो अगर ये 0 है तो हमारे पास ये वैल्यू बची बच्चा। अब इक्वल टू के दूसरी साइड जब आप ई नोट को लेके जाओगे तो यहाँ पे इसके आगे भी माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो फाइनली वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब बच्चे होती है हमारे ऑक्सीडाइज एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, उनको उनकी वैल्यू को हम केसी के इक्वल लिख देते होते हैं, और अगर टेम्परेचर हो हमारा 298 केल्विन, मतलब कि आप 273 केल्विन में इसको माइनस करके देखो ना, 25 डिग्री सेल्सियस जब आपका टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उस कंडीशन में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बेसिकली इसमें आप कंसंट्रेशन जो है आपको टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसी पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज थी, यहाँ पे भी ये वैल्यू तब भरी जब आपका टेम्परेचर कितना था बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको वैल्यू को आप जब भरोगे यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आई बच्चे? अब क्या मैम के की वैल्यू सेम होती है बच्चा? नहीं होती है।
मैं आपको बता देती हूँ उसी बेस पे ये न्यूमेरिकल है। उससे पहले एक चीज देखो, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मूला ये है, बट अगर हमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर दिया या फिर कह दिया 298 केल्विन, तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू भरो फिर करोगे। इतना बड़ा नहीं करना, फिर बस सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देना जैसे कि इन्होंने इस क्वेश्चन में किया है। ये रिएक्शन हुई है, ई नॉट हमें सेल का दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, और इस रिएक्शन में आप कहोगे कि मैम बट इसमें तो अब इन्होंने टेम्परेचर नहीं दिया। बच्चे मोस्टली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली रिएक्शंस होती हैं उसमें हम टेम्परेचर यही कंसीडर करते हैं कि वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर वो है तो उस बेस में हम ये न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसमें हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू भी है, नीचे हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, 2 की मूवमेंट हो रही है। यहां से ये साथ ये वैल्यू इस साइड चली जाएंगी, इनको सोल्व करेंगे हमारे पास लॉग सी की वैल्यू आ गई। अब लॉग सी को एंटी लॉग करना है तो इस तरीके से हम उसे एंटी लॉग कर सकते हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। कहते हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करें कि एक सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है, वो किसके इक्वल होता है कि मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू कितना टोटल चार्ज वहां से पास हो रहा है। बेसिकली अगर मैंने मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना है गैल्वेनिक सेल में से, तो उस कंडीशन में जो मेरा चार्ज है वो रिवर्सिबली पास हो रहा होगा। समझ आई बच्चे? अगर मैं वर्क डन इस डायरेक्शन में देख रही हूँ तो जो मेरे चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे होंगे। रिवर्सिबल वर्क डन जो गैल्वेनिक मीटर करता है वो किससे किसके इक्वल होता है बच्चा? कितना मेरा डिक्रीज आ रहा है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होती है? ये फ्री एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब एक रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज आ रहा है गिब्स एनर्जी पे, ये किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? जब मेरा करंट नहीं फ्लो कर रहा, नो करंट फ्लो, उस टाइम पे जो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल है मेरे सर्किट का वो इसके इक्वल होगा, ई एन एफ। समझ आए बच्चे? इसे हम कहते हैं गिब्स एनर्जी। तो हम यहाँ पे गिब्स एनर्जी है वो नेगेटिव एन एफ ई। मैम नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अभी हमने कहा है कि ये रिवर्स वर्क डन है, रिवर्स है तो नेगेटिव साइन ऑपोजिशन को डिफाइन करता है। एन मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, एफ क्या है? फ्राइडे है, इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट होती है नीचे आपको न्यूमेरिकल्स में बता देती हूँ, ये लो, ये फ्राइडे की वैल्यू है। और ई क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे सेल का। अब कहते हैं जो ई है वो इंट्रिंसिक पैरामीटर है, जो हमारे पास गिफ्ट फ्री एनर्जी है वो एक्सटेंसिव थर्मल प्रॉपर्टी है। तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? एन, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस कितने पड़े हैं। अब जैसे कि इन्होंने नीचे डिफाइन भी किया, कहते हैं अगर जिंक और कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हो तो इस कंडीशन में मेरे पास गिफ्ट फ्री एनर्जी, यहाँ पे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे चार्ज कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू डबल डबल कर दूंगी तो यहाँ पे मेरे चार्जेस कितने आ जाएंगे? ये डबल हो जाएंगे, ये 2 की जगह 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ई नॉट सेल है, अगर हम इनोट सेल को मेजर कर लेंगे तो उससे हम थर्मोमेट्रिक जो हमारी क्वांटिटी है गिव्स एनर्जी उसको निकाल सकते हैं। लेटरली अगर हमने यही जो हमें फॉर्मूला दिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकालना है तो उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस आर टी एल एन के। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे सेल का, मतलब हमें क्या दिया? ई नोट सेल का वो इतना है। इन्होंने कहा गिब्स फ्री एनर्जी निकालो। हमने अभी का ये फॉर्मूला, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है? 2 की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आपको दी गिवन है, ई नोट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तीनों को मल्टीप्लाई करो आपके पास आ गई। अब फाइनली सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास एंड हो जाएगी। अब इन्होंने बच्चे टू इस पेज में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या पोटेंशियल आपने फाइंड करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब वो एक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है जिसका पीएच है 10। बच्चे इसमें इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयंस अपने आप को स्टेबल करने के लिए, गेन करने के लिए ज्यादा राजी होते हैं, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब नर्स की इक्वेशन हमारे पास ये थी बच्चा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने की मूवमेंट हो रही है? 2, तो हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई है। अब बच्चे आप अगर बात करो ई नोट की, हमने पहले ही किया था कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है हाइड्रोजन का वो 0 होता है, तो ई नोट कितना आ गया बच्चे? 0।
अब बची बात, ये सारी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारे पास इसकी कंसेंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। अब हमारे पास ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है, इसकी तो हम ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो 1 मानते हैं बच्चा। जो गैसेस होते हैं, गैसेस के लिए हम कंसेंट्रेशन इन प्रेशर की फॉर्म में, मतलब 1 एटमोस्फेयर 2 एटमोस्फेयर उस वे में देखते हैं। अब जो इसके आइंस है उसका पीएच कितना बताया था बच्चे इन्होंने, 10। पीएच 10 का मतलब ये है कि अगर मैंने उसको लॉग में कन्वर्ट करना है वो 10⁻⁻10 हो जाएगा। बच्चे जब वैल्यू को हम इस तरीके से लिखते हैं लॉग एम की पावर एन, तो एन आगे आ जाता है लॉग एम पीछे, तो बेसिकली ऊपर वाला 10 जो है वो नीचे आ जाएगा और हाँ ये ऊपर। बट अब एक चीज देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की मूवमेंट हो रही है, 2। तो H की जो पावर है वो 2 भी हमने लेनी है बच्चे। H की पावर 2 लोगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बच्चा। अब जब 1/10⁻20 है, हमें पता है ना, अगर यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम इसको रेसिप्रोकेट करते, तभी ये 10 टू द पावर 20 हो गया। 10 टू द पावर 20 है, मतलब लॉग 10 टू द पावर 20 को अगर सॉल्व करना है तो 20 log 10 हो जाएगा। तो 20 log 10, log 10 कितना होता है, 1। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, बस ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। लॉग को सॉल्व कर दिया, 20 आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर आप। क्लियर। नेक्स्ट 2.5 में हमें ये रिएक्शन दिया और ई नॉट भी सेल का दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन भी हमें दी हुई है। अब यहाँ पे नर्स की इक्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रेशन जो दी हुई है, अब देखो यहाँ पे एन आई तो 1 है, बट जो सिल्वर है वो 2 है। तो यहाँ पे इसकी पावर तो 1 कंसीडर करेंगे, इसकी पावर 2 कंसीडर करेंगे, बाकी सारा तो बच्चे से सब कुछ गिवन है, साथ के साथ हो जाएगा। मेन बस आपको पावर्स का पता होना चाहिए, इन सभी को सॉल्व करोगे। यहाँ पे आया लॉग की पावर 4 × 10⁻⁴। पहले लॉग जब ये इस तरीके से पढ़ा होता है ना, लॉग m+n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n, मतलब कि 4 लॉग को अलग से सॉल्व कर लो जैसे इन्होंने किया, प्लस लॉग की पावर 10⁻⁴। मैंने अभी सिखाया ये कैसे करते हैं, ये 4 आगे आ जाएगा, लॉग 10 1 के इक्वल होता है। यहाँ से आपकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी, उसको भर दो, कंप्लीटली आपकी निकल जाएगा कि ईएमएफ कितना है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें इन्होंने कहा कि हमारे जो सेल है इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। आपने बताना है डेल्टा जी क्या है और हमारे पास के सी कितना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ रहा है। अब डेल्टा जी निकालना, ई नॉट हमें सेल का दिया है, हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, एन एफ ई। यहां से आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, हमें देख के पता लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। एफ की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, ई की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ से आप गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालना है, तो मैंने अभी पिछले वाले पेज में ये रहा नीचे, अभी नीचे बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, -RT ln K। तो इन्होंने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया बच्चे, हमने K की वैल्यू निकालनी है, इसको अलग साइड पे लेंगे, RT नीचे चला जाएगा। अभी हम ऊपर वाली ये वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू निकाल के हटे हैं, अपॉन RT कर दो। R की वैल्यू क्या होती है, 8.31, और टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इनको सॉल्व कर दो, आपके पास ln की वैल्यू आ जाएगी बच्चा। इसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है, वो आपको सारी वैल्यूज जो है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको स्पेशली टीचर्स ऊपर प्रोवाइड कर देंगे कि ln 18 जितना भी है इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, उस बेसिस पे आप आंसर करोगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कल हम ये शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी। वी विल कनेक्ट टुमारो। टाटा, बाय बाय।